अपने लोग एक्सरसाइज 7.7 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज अपने लोग 7.8 पढ़ेंगे। उसके लिए पहले अपने को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी पहले अपने लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.8 का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। तो थ्योरी का टॉपिक लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना। तो ये टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन देगा इंटीग्रेशन का और बोलेगा कि फाइंड इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, यानी क्या कि इंटीग्रेशन उसका फाइंड करना है किसके हेल्प से, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के हेल्प से आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं उसके लिए थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ अपने मन से। एक कर्व ड्रॉ कर लिया, ये जो पॉइंट है यहाँ, ये है x=a बोल दिया मैंने इसको। ये जो लास्ट पॉइंट है कर्व का वो कहाँ पे है, x=b की जगह पे है, ठीक है ना, x=b की जगह पे, ठीक। और ये कोई फंक्शन है, मान लो y=fx का ग्राफ है, y=fx का कोई ग्राफ है, ठीक है ना। कोई फंक्शन y=fx है, उसी का ये कर्व यानी ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को क्या करते हैं हम लोग n पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट कर लेते हैं। और अपने लोग कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, n पार्ट में। हम लोग इसको n बराबर पार्ट में, लेकिन ये गैप बराबर है सबका गैप क्या है, बराबर है। n पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, n बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, n बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। n इक्वल पार्ट, ठीक है ना। तो पहला पार्ट का नाम दे देते हैं 1, सेकेंड को 2 3 4 और लास्ट वाले को क्या बोल देते हैं, n। ये nवां पार्ट है तो n बोल देते हैं ना। अच्छा, दो पार्ट के बीच में जो गैप है ना वो है स्मॉल h है। कितना है, स्मॉल h, यानी कि सबका गैप बराबर ही है। तो क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो इसका भी गैप कितना हो जाएगा, स्मॉल h। इसका भी गैप कितना हो जाएगा, स्मॉल h। सबका गैप क्या है, इक्वल h, मतलब क्या कि स्मॉल h ही है, ठीक है। इसके बाद क्या कि एक चीज़ बताओ, क्या कि अगर ये वाला पॉइंट बोले हैं क्या कि ये x=a है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, तो बोले कैसा h गैप है तो ये x= कितना a+h हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, x=a+2h हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से a+3h आगे का पॉइंट इस तरीके से। अच्छा, कोई बोला कि सर अगर हमको ये निकालना होगा कि x=a पे ये हाइट कितना गया, तो बोला क्या कि हाइट मतलब y का वैल्यू। तो अगर मैं फंक्शन y=fx दिया हुआ है, अगर उसमें हम x का वैल्यू a रख देते हैं तो y का वैल्यू दे देगा। इसका मतलब ये हाइट कितना है, fa है। और अगर इस पॉइंट पे हाइट पूछे, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो वो बोलेगा क्या कि ये हो जाएगा f(a+h), क्योंकि a+h रख देना x का वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट में इस पॉइंट पे हाइट थोड़ा हाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कितना बचा, ये पॉइंट का हाइट कितना हो जाएगा, f(a+2h) हो जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे हाइट बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में इतना सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में एक चीज़ बताओ, क्या कि ये यहाँ से लास्ट से देखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कि अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, तो अब ये वाला जो पार्ट हुआ, ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो पूरा पार्ट हुआ, अब ये एक रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर है, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है कि नहीं, ये लंबाई और ये लंबाई। लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ तक बोला मैंने, यहाँ तक ये पार्ट को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो बोला कि हाँ ये रेक्टेंगल तब बन गया। रेक्टेंगल मतलब क्या, आयत। हाँ,
अच्छा मैं इसको अगर मिला देता हूँ तब ये दूसरा रेक्टेंगल बन, अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो ये फिर ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। इसको अगर मिला देता हूँ तो ये भी रेक्टेंगल, इसको मिला देता हूँ ये भी रेक्टेंगल, इसको मिला दिया ये भी रेक्टेंगल, और इसको मिला दिया तो ये भी रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सब में रेक्टेंगल बन रहा है। ऊपर से थोड़ा सा एक ट्रायंगल का एरिया छूट रहा है कि नहीं छूट रहे हैं, हाँ, लेकिन रेक्टेंगल बन रहा है क्या कि दोनों साइड का लंबाई बराबर बना रहे हैं। इस साइड का लंबाई इस साइड का लंबाई दोनों बराबर कर दिए, तो अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल छूट गया, बट ये वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है ना। तो अब क्या करना है अपने को, सारे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो अपने लोग लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है ना। अच्छा फर्स्ट रेक्टेंगल ये हुआ, इसका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या हो जाएगा, एफ ए। यहाँ से यहाँ तक का हाइट एफ ए था ना। इस पॉइंट पे हाइट कितना था, इस पॉइंट पे हाइट था एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है ना। और इस पॉइंट पे था हाइट कितना, एफ ए। तो लेकिन अपने लोग यहाँ तो मिला दिए, तो इस पॉइंट का जो ये वाला पार्ट है तो वो भी तो एफ ए ही होगा ना, ऊपर वाला पार्ट तो छूट जाएगा क्योंकि वो पार्ट तो ट्रायंगल में चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसका भी लंबाई, इसका भी हाइट कितना हो गया, एफ ए। इसका भी पार्ट कितना हाइट, इस लाइन का भी हाइट कितना यूज करने अपने लोग, एफ ए ही यूज करें। तो लंबाई तो अपने को पता चल गया क्या, एफ ए है, कितना है, एफ ए इंटू चौड़ाई। मतलब चौड़ाई तो बोले कि एच है, तो एच ले लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट में एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। ठीक है ना। सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया देखें तो बोले कि सर सेकेंड रेक्टेंगल में ये हाइट पूरा गया है एफ ऑफ ए प्लस एच, और इसका तीसरे जो लाइनिंग है उसका तो एफ ऑफ ए प्लस एच तक ही यूज करना है। इसका मतलब कि हाइट एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू चौड़ाई तो सबका बराबर ये एच ही है। एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल का एरिया बोले तो बोले कि सर एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ए प्लस कितना 2h इंटू कितना h। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल का बात करें, एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल का बात करें कितना आ जाएगा बताओ तो। अच्छा कोई बोला कि सर फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया बोले तो एफ ऑफ कितना आ गया, एफ ए आ गया। एफ ए माने कि हाइट कितना आ गया, एफ ए आ गया। सेकेंड रेक्टेंगल एफ ऑफ ए प्लस एच, थर्ड रेक्टेंगल में एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो बोले सर nth रेक्टेंगल में कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन, एक कम आ रहा है ना, एन माइनस वन इंटू कितना एच, ये हाइट होगा। और फिर क्या कि उसका चौड़ाई तो एच ही है सबका, ये एच आ गया। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल भी अपने लोग लिख दिए हैं। ठीक है ना। अब बताओ कि अगर मैं इस सारे एरिया को ऐड कर देता हूँ तो अपने को क्या बोलेंगे उसको, एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल, यही ना, एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल। अपने को एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल बताना है तो सारे एरिया को ऐड कर देते हैं, कितना एफ ए इंटू एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच इंटू एच प्लस डॉट डॉट ऐसे चलेगा, कितना एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इंटू कितना एच, ये हुआ। अच्छा सब में देख रहा है सारा मैंने एरिया ऐड कर दिया हूँ, सब में एच कॉमन है, सब में एच मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या मैं एच कॉमन ले सकता हूँ, हाँ मैं एच कॉमन ले सकता हूँ। तो इसको कितना लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एच इंटू कितना लिखेंगे, एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ कितना ए प्लस टू एच प्लस डॉट डॉट कितना एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना एच, ये बंद हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है ना। ये आ गया, ये एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल आ गया। ठीक है ना। एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल आ गया, ठीक, एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल आ गया, ये इतना पूरा। ठीक। अच्छा
इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल तो आ गया, लेकिन अपने को एरिया किसका निकालना था पता है ना, एरिया अंडर द कर्व, यानी कर्व के अंदर में जो एरिया है वो पूरा एरिया निकालना था। लेकिन अभी लोग निकाले हैं, अभी क्या अपने लोग निकाले एरिया ऑफ टोटल रेक्टेंगल, यानी सारे रेक्टेंगल का एरिया। तो सारे रेक्टेंगल का एरिया निकालने, तो कोई बोला सारे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और अपने लोग एरिया अंडर द कर्व निकालना है, यानी कि इस कर्व के अंदर में कितना एरिया आया। तो ये कि सर ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस तरह से जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का तो एरिया छूट गया, उस ट्रायंगल का एरिया छूट गया कि नहीं छूट गया, ये जितना ट्रायंगल सब छूटा है उस सब का तो एरिया छूट गया ना, यानी कि एरिया अंडर द कर्व तो नहीं हुआ, वो तो रेक्टेंगल का सिर्फ एरिया, ट्रायंगल का भी एरिया आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सोचो, अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, कि एरिया अंडर द कर्व बराबर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व, कर्व यानी ग्राफ के अंदर का एरिया अगर हमको निकालना है तो एक चीज़ सोचो क्या, कि अगर मैं ये गैप जो एच गैप लिया हूँ, एच गैप लिया हूँ, अगर मैं इसको बोल दूँ क्या कि ये एच गैप ना टेंस टू जीरो है, टेंस टू मतलब क्या, करीब करीब जीरो के बराबर है, यानी कि इतना गैप जो दिखाई दे रहा है ना ये नहीं है, एकदम जीरो के बराबर। बोलने का मतलब कि ये जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसके जस्ट नज़दीक से गुजरा है, यानी कि उन दोनों के बीच में ना गैप जो है एकदम टेंस टू जीरो, यानी कि बहुत टेंस टू जीरो मतलब क्या कि एकदम जीरो के करीब। बोलने का मतलब क्या कि 0.0000 1 लाख जीरो, उसके बाद क्या 1, इतना ही गैप है दोनों लाइन के बीच में। इसका मतलब क्या, तब बोलेंगे सर तब तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ऊपर वाला ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो वही चीज़ क्या, तो अपने लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट में क्या बोलेंगे कि h का जो वैल्यू है ना वो टेंस टू जीरो है, h का वैल्यू कितना है, जीरो है। अगर h का वैल्यू टेंस टू जीरो है तब इस एरिया में अगर हम बोल दें कि h का वैल्यू जीरो के करीब करीब जीरो के बराबर है, तब बोलेंगे तब तो सर पूरा एरिया आ गया अंडर द कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लगा के लिखेंगे क्या, एरिया अंडर द कर्व का वैल्यू क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, और इस एरिया को लिख देंगे कितना, h इंटू एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस कितना, एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट कहाँ था, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना h, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, एरिया अंडर द कर्व का ये फार्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। इसी से अपना क्वेश्चन बनेगा, ठीक ठीक ये बनेगा, ठीक है। अब इसी का एक और फार्मूला है, ठीक है ना, एक और फार्मूला है, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला है बताते हैं। पहले एक चीज़ बताओ क्या, कि यहाँ पे अपने लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ समझाता हूँ। यहाँ ले लेते हैं एक लाइनिंग, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 5 मान लो, यानी कि ये 5 यूनिट डिस्टेंस है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 यूनिट डिस्टेंस है। अच्छा 5 यूनिट डिस्टेंस को मैंने क्या किया है कि 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और गैप कितना का लिया सबको पता चल गया। सर ये 1 यूनिट का, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, अच्छा 1 यूनिट का गैप लिया हूँ और 5 पार्ट में डिवाइड, 5 इक्वल पार्ट में। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं कोई लेंथ लिया, मुझे पता है क्या कि ये 0 से लेके 5, इसका लंबाई 0 से लेके 5 तक है, ठीक है ना, यानी कि 5 मीटर का कोई लेंथ लिया, ठीक है ना, और मैं उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितना पार्ट में, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो हर पार्ट कितना कितना मतलब क्या कि सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का लिया हूँ ना, और उसको मैं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, तो मतलब क्या कि वो हर पार्ट कितना लंबाई का होगा। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो पहले जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको लिख देंगे 5, जो इनिशियल पॉइंट है उसको उसमें से घटा देंगे, और जितना पार्ट में हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया उससे डिवाइड मार देंगे, कितना 5/5 इक्वल टू कितना 1, यानी कि हमको पता चलेगा क्या कि हम लोग ना जो डिवाइड किए ना वो यूनिट का करें, यानी ऐसे ही निकाला जाता है कि कितना यूनिट गैप है वो ऐसे निकाल। जैसे कि हमको बताओ, चलो यहाँ पे देखो कि ये जो इनिशियल पॉइंट था एक्स का वैल्यू कितना था a, और लास्ट वाला पॉइंट का एक्स का वैल्यू कितना है b है, और इसको मैंने n पार्ट में डिवाइड किया है, तो n पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब सबको पता चल गया क्या कि सर इसका मतलब h का जो गैप है वो कितना है, b माइनस का a, तो b माइनस a करने पे क्या हो गया, और दोनों के बीच का लंबाई पता चल गया, और लंबाई n पार्ट में डिवाइड है, तो हर एक n पार्ट में डिवाइड, n से डिवाइड कर दिए, तो n से डिवाइड कर दिए, एक पार्ट का लंबाई, और हर एक पार्ट का क्या बोले हैं, h ही है, हर एक पार्ट को क्या बोले h, तो h का वैल्यू आ गया ना b माइनस a अपॉन में n, समझा क्या, b माइनस a बाय n, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक है, तो ये एक फार्मूला आ गया अपने को, ये भी अपने को याद रखना है, h बराबर कितना b माइनस a अपॉन में कितना n,
तो ये तो इधर फार्मूला है, ठीक है ना, इसको साइड में लिखना, इसके बाद लिखना है अपने को, यहाँ पे एक फार्मूला लिखना था, स्पेस यहाँ पे कम आ गया तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीचे लिख देंगे, तो वो यहाँ लिखना है, इसको साइड लिखना है, इसको इस पार्ट को फिगर के साथ ही लिखना है, ठीक है ना। और ये वाला फार्मूला के नीचे एक और फार्मूला लिखेंगे, क्या फार्मूला लिखेंगे, एच का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एच का, अच्छा बोलेंगे सर एच का वैल्यू, हाँ एच का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू पुट करेंगे कितना, बी माइनस ए, तो ये जो अपना एरिया निकला था ना हमारा टोटल एरिया, उसमें एच के बदले क्या पुट करेंगे, एच का वैल्यू हमको बी माइनस ए अपॉन में एन गया, तो एच के बदले बी माइनस ए अपॉन में एन पुट कर देंगे, तो यहाँ पे और एरिया अंडर द कर्व बराबर लिमिट के बारे में भी बताते हैं कि लिमिट टेंस टू क्या होगा, एच का वैल्यू पहले लिख दो कितना, बी माइनस ए अपॉन में कितना एन, और बाकी सारा वैल्यू रख देते हैं कितना, एफ ऑफ ए प्लस एच, क्यों सर यहाँ पे एच का वैल्यू नहीं रखे, एच का वैल्यू यहाँ पे भी रखिए ना, बी माइनस ए अपॉन में एन, तो बी माइनस ए अपॉन में एन यहाँ इसी एच के बदले रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ एच का वैल्यू इस एच के बदले बी माइनस ए अपॉन में एन नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो बोले सर क्यों नहीं रखते हैं, तो मान लो कि जब फिर यहाँ क्यों रखें, बोले यहाँ पे तो हम तुमको ये बोल रहे हैं कि अब तुमको ये वैल्यू याद रहना चाहिए, और यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है ना। अभी अगर यहाँ पे इसको रख देंगे तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम लोग को फार्मूला याद करना, तो मैं सिर्फ एक ही जगह रख रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी जगह क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रख देंगे, ठीक है ना। एफ ऑफ ए प्लस कितना 2h प्लस डॉट डॉट कितना एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू एच, ब्रैकेट बंद कर ली, ठीक है। अब बोले सर लिमिट दिया तो लिमिट टेंस टू क्या होगा, तो एक चीज़ बताओ क्या कि मैंने बोला था इस फार्मूला कि एच टेंस टू जीरो, यानी क्या कि गैप को बहुत नज़दीक ले आए थे, यानी कि गैप करीब करीब जीरो के बराबर है। तो सोचो अगर एच का वैल्यू जीरो के बराबर होगा, अगर एच का वैल्यू किसके बराबर होगा जीरो, तो एन का वैल्यू कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन इधर गया और एच नीचे आ गया, एच का वैल्यू जीरो पुट करो तो समथिंग अपॉन में जीरो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी क्या एन टेंस टू कितना हो जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है नहीं। देखो एन क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लो, एन ऊपर चला गया एच नीचे आ गया, एच का वैल्यू जीरो नीचे जीरो, इसका मतलब इन्फिनिटी बनाएगा, तो एन का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू जब जीरो होगा तो एन का वैल्यू कितना होगा इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे लिख देंगे क्या एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये दूसरा फार्मूला हुआ, ठीक है ना, यही फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकंड वाला, इसी फार्मूला से क्वेश्चन ज़्यादातर बनेगा, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा लिमिट एज इंटीग्रल ऑफ सम का थ्योरी हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा इतना, ठीक है ना। कैसे निकालें सारा को सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को कुछ कुछ और पता होना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए अपने लोग कुछ कुछ और याद करने के लिए लिखते हैं अपने लोग, क्या क्या अपने को पता होना चाहिए। पहला नंबर में क्या कि अपने को ये पता होना चाहिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट एन, इसका सम किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है। दूसरा नंबर में अगर सोचो कि हमको 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट हमको n तक नहीं ऐड करना है, n-1 तक ही ऐड करना है, तो कि क्या वैल्यू होगा इसका, तो इसी से निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पे n-1 रख देंगे। तो सोचो n-1 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया n के जगह, इस n के जगह पे n-1 रखो, इस यही सेम ही फार्मूला बनेगा ना, इसका सम का फार्मूला ये है तो इसका सम का फार्मूला क्या होगा यही होगा एक तरीके से, लेकिन n के जगह पे क्या होगा, n के जगह पे n-1 तक ही ऐड करें तो n की जगह n-1 ही रखेंगे, तो इस n के बदले n-1 इस n के बदले n-1 रखेंगे, आप +1 करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा n इंटू एन माइनस का 1/2 आ जाएगा, समझ गया। नेक्स्ट में दूसरा नंबर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर कितना आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना 6 आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर में ये थर्ड नंबर था, फोर्थ नंबर में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, अगर मैं n-1 तक कहीं स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा, इसमें सब में n की जगह n-1 रख के देख लेना, ठीक है, इतना आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6, यानी कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है ना। तीसरा नंबर में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब, ये किसके बराबर होगा n इंटू एन प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। 4 नंबर में सॉरी कितना 5 नंबरिंग गलत हो रहा है 6, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस कितना n-1 का क्यूब कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा वही n इंटू n-1/2, इसका क्यूब n की जगह n-1 पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में 7 नंबर में 1 + 1 + 1 + अप टू
n टर्म। अगर देखो 1 1 1 करके हम n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो कितना होगा। अगर सोचो 1 1 करके हम 2 बार ऐड करेंगे तो 2 होगा। 1 1 करके हम 1 1 को हम 3 बार ऐड करेंगे कितना होगा, 3 होगा। 1 1 को 4 बार ऐड करेंगे 4 होगा। 1 1 को 10 बार ऐड करेंगे 10 होगा। तो 1 1 को n बार ऐड करेंगे क्या होगा, n होगा। समझा कि नहीं समझा। 8 नंबर में अगर मैं 2 2 2 करके ऐड करता हूँ अप टू कहाँ तक, n टर्म्स, तो कितना होगा 2 2 करके ऐड किया तो अगर मैं 2 2 करके ऐड करूँगा तो सोचो। अच्छा इसी से निकाल लेते ना, सब में से पहले तो 2 कॉमन ले लेते, तो सब में से 2 कॉमन आ गया तो सब जगह क्या हो गया 1 1 1 हो गया। अब 1 1 n टाइम्स ऐड होगा तो कितना हो गया n, और उसको 2 से मल्टीप्लाई तो 2n हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, समझ गया होगा मैंने क्या। तो मैंने क्या किया, पहले 2 कॉमन ले लिया और फिर फोटो इस जैसे पहले जैसा बन गया। अब पहले जैसा वैल्यू का कितना, तो पहले जैसे जो फोटो था उसका वैल्यू कितना था n, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बस हो गया 2। इसमें 2 कॉमन लेके किए थे। ठीक है, ये अपने को याद होना चाहिए, ये सारे फार्मूला याद होना चाहिए। साथ साथ क्या एक फार्मूला और अपने को, सम ऑफ जीपी। हमने 11th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े थे, ठीक ना। तो सम ऑफ जीपी का फार्मूला था, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला क्या था, a इंटू आर के पावर n-1 अपॉन में कितना r-1, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ जीपी का फार्मूला था, तो ये अपने लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। वेयर जहाँ पे वेयर पहला नंबर में ये सम ऑफ जीपी, ठीक है। वेयर ए बराबर क्या था, फर्स्ट टर्म, और आर बराबर कितना था, कॉमन रेशियो, एन बराबर क्या था, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। दूसरा नंबर ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या था, ए अपॉन में 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या था, ए बाय 1 माइनस आर। ये 2 फार्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और इतना से भी काम नहीं चलेगा, अपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ये सारा थ्योरी पार्ट में आएगा, इतना से भी काम नहीं चलने वाला है। साथ साथ और क्या क्या अपने को याद रखना पड़ेगा, लिमिट का, लिमिट भी 11th में ही पढ़ाया जाता है। तो अपने को अलजेब्रा ऑफ लिमिट पता होना चाहिए कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस कितना gx। अगर दो फंक्शन एडिशन के रूप में है तो लिमिट दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस, अब माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a gx। दूसरा नंबर में क्या, लिमिट x टेंड्स टू कितना a f(x) इंटू gx रहेगा, तो लिमिट दोनों पे शिफ्ट होगा। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। तीसरा नंबर में क्या, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बाई gx रहेगा, डिवाइड में रहेगा तो दोनों पे शिफ्ट होगा। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन में कितना, लिमिट x टेंड्स टू a gx, ही ना। 4 नंबर में लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू, अगर f(x) रहेगा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म लिमिट से बाहर चला जाता है, k इंटू लिमिट x टेंड्स टू a f(x) आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में 5 नंबर में लिमिट x टेंड्स टू a f(x) के पावर में अगर gx रहेगा तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और साथ साथ क्या पावर पे भी लिमिट चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a gx। 6 नंबर में लिमिट x टेंड्स टू a, और कोई कांस्टेंट का लिमिट वो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना। ये अपने को याद होना चाहिए पूरा, ठीक है ना। ये फार्मूला जो लगेगा लिमिट का फार्मूला, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। 7 पॉइंट, ये सारे थ्योरी 7.8 के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट में कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। 7 नंबर में लिमिट x टेंड्स टू कितना, x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 नंबर में लिमिट x टेंड्स टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 a के पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये आ जाएगा ln a आ जाएगा, ln a बोलो या फिर log a,
इतना, ये इतना, और जो ज़रूरत पड़ेगा वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लिखा दूंगा। इतना तो ये लिमिट का याद होना चाहिए, ठीक है ना, लिमिट का 8 को मैंने लिखा है, ठीक है ना। और लिमिट का और है, अगर किसी ने अच्छे से अगर लिमिट पढ़ा हो 11th का तो बहुत सारा फार्मूला है लिमिट का, मैं पूरा फार्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत सारा फार्मूला है, नहीं लिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा जितना हम अपने 11th नहीं पढ़े पहला बात तो, ठीक है ना। 11th पढ़ते तो फिर तो पूरा पढ़ते और पूरा लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता, लिमिट का फार्मूला का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मैंने एक से जो जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उतना ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उतना काम। साथ साथ क्या इतना तो मैंने कर ही दिया, इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कुछ चीज़ है जिसके कारण जो और लगेगा वो मैं बोल देता हूँ कि वो लिमिट का लॉग का फार्मूला है। लॉग का फार्मूला मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ, लॉग का फार्मूला मैं ऑलरेडी क्लास में लिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं लॉग का फार्मूला इसमें नहीं लिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लॉग का फार्मूला भी लगेगा, तो लॉग का फार्मूला भी आपको देख लेना है, ठीक है ना, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये टोटल फार्मूला सारा कुछ याद होना चाहिए तब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कुछ और था शायद इसमें, यहाँ पे और कर लेते हैं, यहाँ पे 9 नंबर में जैसे 2 + 4 + 6 ... अप टू n टर्म, ठीक है ना। अगर इवन नंबर का सम कर रहे हैं अप टू n टर्म तो उसका फार्मूला हो जाएगा n², यानी क्या, मान लो क्या कि दो n² नहीं, सॉरी n² नहीं, n × n + n × n + 1, n × n + 1, n इंटू कितना n + 1, n × n + 1, ठीक है ना। जैसे मान लो क्या कि दो टर्म का मुझे इवन नंबर का सम निकालना है, 2, तो इन दोनों कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 2 रख देना, n का वैल्यू कितना 2, तो ये 6 दे देगा, ठीक है ना। 10 नंबर में एक और चीज़ क्या कि अगर ऑड नंबर का सम निकालना है कहाँ तक, अप टू n टर्म्स, ठीक है ना, तो इसका होता है n², ठीक है, इसका n² होता है, तो ये 10 हो गया। तो सारा फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। बहुत कुछ है, थ्योरी को अच्छे से याद करना है, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं और कल से अपने लोग क्वेश्चन करेंगे किसका 7.8 का, ठीक है, ख़त्म।